हाँ, तो क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन की भी तैयारी कराते हैं। वो दोनों ही मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन। जैसे किसी को तैयारी करना वो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये सारे यूनिवर्सिटी जैसे AMU, जामिया, BHU, DU या नीट के लिए सारे इन्फॉर्मेशन, कब फॉर्म आ रहा है, कब लास्ट डेट है, कब टेस्ट है, क्या कोर्स है, इन सब से रिलेटेड सारी बातें हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो जिनको यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग पर डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमने किया था। आगे हम लोग करने जा रहे हैं ऑक्सीजन आयंस का। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं O2+। ठीक है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्सीजन आयन का, और इसका बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग के लिए करने जा रहे हैं। हमें O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर था हमने निकाला था, और ये बॉन्ड ऑर्डर आया था। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला था हम लोगों ने। O2 मॉलिक्यूल का निकाला था, ये 2 आया था। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने O2 का बॉन्ड ऑर्डर पहले निकाला था, ये हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। इसके जो है, जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग के डिस्ट्रीब्यूशन था, उसका हम लोग बना देते हैं, थोड़ा चार्ट बना देते हैं। ये हमारा है, ठीक है। यहाँ O2 पॉजिटिव आयंस का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालने जा रहे हैं। तो पहले हमने इसलिए इसको पहले बना दिया कि इसकी फिलिंग करते हम लोग तो ये याद रहेगा कि कितना बॉन्डिंग पे, कितना एंटी बॉन्डिंग पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स। इससे आसानी से देखते और समझते रहे। ऑक्सीजन में हम लोग का जो p ऑर्बिटल का एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें क्या दे रखा है कि ऑक्सीजन में या फ्लोरीन में ये सिग्मा 2p(z) की एनर्जी कम होता है π2px π2py, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल π2px π2y के एनर्जी से कम होता है। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है ऑक्सीजन के अंदर, फ्लोरीन के अंदर भी होता है। तो ऑक्सीजन का कर रहे हैं, तो ये हमारा p बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का अरेंजमेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन के एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम में 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन एक ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें दे रखा है वो है 15। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम लोग चलते हैं 2pz2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक, और देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन तो यही है, 10, ये इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 हो गए। और 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें फिल कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करने, 15 में से यहाँ पे फिल कर देते हैं। ठीक है ना, 15 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ पे 2pz2 हो गया, π2px 2 π2px 2py 2, ये हो गया 14, और ये हो गया π2px स्टार, पाई स्टार 2px 1। ये 1, यहाँ पे जो 1 है ना, ये 1 डाल दी। ये टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब बॉन्डिंग पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग पे कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डिंग
कितने 2 4 और ये 6 10 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो ना नंबर ऑफ बॉन्डिंग है। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 और एक ये 5 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में 5 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालते हैं हम लोग तो 1/2 NB माइनस NA और ये 1/2 NB का वैल्यू कितना है 10 और ये 5 है। ठीक है, ये 5/2 आ जाएगा इस तरह से। तो क्या समझ में आया कि ये 2.5 आ गया, 2.5 आ गया। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है ये ज़्यादा है। देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 था, लेकिन अब O2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। ये एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, कंपेयर करेंगे दोनों में तो देखेंगे कि इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा। और ये वैसे फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो एक ऑक्सीजन है जो π*2px पे है, ये हाफ फिल्ड है। इसके हिसाब से इसका मैग्नेटिक बिहेवियर अगर स्टडी करते हैं तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना, तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। तो O2 प्लस जो होगा ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर। और बाकी बिहेवियर तो हमने बताया, हमने ये स्टेबल कंपाउंड है, बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा, और ये मैग्नेटिक बिहेवियर के हिसाब से पैरामैग्नेटिक होगा ये। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं ऑक्सीजन का, O2 माइनस लेते हैं और अब देखते हैं उसका क्या होगा। ठीक, हम लोग ले लेते हैं O2 माइनस। ये अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है 17 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं हम लोग, टोटल इलेक्ट्रॉन 17 ले लेते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने यहाँ तक प्लॉट किया वो 15 का किया है, तो मैं यहाँ पे डबल कर देता हूँ। ठीक है ना, इसको फिल करेंगे तो यहाँ तक तो ये फिल हो जाएगा। यहाँ पे जब फिलिंग होगी ये एक फिलिंग ऐसे हो जाएगी 16 का, ये 16 हो गया। देखिए हाफ फिल किया 16 हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी पेयरिंग हो जाएगी। कितनी बात सुन में, तो देखिए ये यहाँ तक तो 15 था, 15 में क्या π*2px, 2px में ये 2 आ जाएगा, और ये π*2py 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी ये ऐसे ही एज इट इज फिलिंग यहाँ तक तो ठीक गया है, यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को बढ़ गया है 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डिंग कितना हो जाएगा, अभी भी 10 ही है। देखिए 2 ये और 3 6 ये 10 हो गया। ये जो अभी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गया वो सब एंटी बॉन्डिंग पे गया है। अब एंटी बॉन्डिंग पे कितना है, यहाँ पे 2 ये है, 2 4 और ये 3 7 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पे है इस वाले मॉलिक्यूल में, O2 नेगेटिव में। अब यहाँ पे हम लोग 7 कर देते हैं। ठीक है ना, और 10 में से 7 गया 3/2, तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3/2 O2 माइनस में। और ये दिखाता है कि ये मॉलिक्यूल भी स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल भी स्टेबल होगा। हाँ, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा। नेचर के हिसाब से क्या हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी है, और प्लस जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे π*2py में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और जो जब भी कभी हाफ फिल इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। तो ये भी जो है ना पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। कितनी बात सुनाई, तो ऑक्सीजन का ये वाला मॉलिक्यूल भी पैरामैग्नेटिक है, ये वाला मॉलिक्यूल भी पैरामैग्नेटिक है, और ये जो अब लिया है ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो ऑक्सीजन का जो हम लोग अभी तक किया है ये सभी तीनों का पैरामैग्नेटिक नेचर है। ठीक, आगे चले हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया। एक और मॉलिक्यूल डिस्कस किया है कोर्स के हिसाब से। अब वो दे रखा -2 O2 -2। अब O2 -2 लेंगे तो कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें O2 -2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा। ठीक है,
टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा। यहाँ तक तो 17 की फीलिंग है, ये लोन, ये हाफ फिल्ड था। अब ये पेयर्ड हो जाएगा, यहाँ पे 2 दे देंगे और ये वाला जो ना यहाँ पे पेयर हो जाएगा। ये हो गया टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन इधर, 6 14 और ये 2 14 4 18, ये पूरा पेयर बन गया ये पूरा। अब देखते हैं बॉन्डिंग पे कितना है। 10 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग पे एज इट इज है। एंटी बॉन्डिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 4 और ये 4 यहाँ पे है 8, तो एंटी बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितनी बात सुन में, यहाँ पे 8 डाल देते हैं एंटी बॉन्डिंग पे, 10 में से 8 गया, 2/2 आ जाएगा, ये 1 आ गया। कितनी बात सुन में, ये जो बॉन्ड ऑर्डर आया है 1 आया है, इसका मतलब ये है कि ये भी कंपाउंड स्टेबल है, लेकिन चूंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगा और इसका नेचर जो है ये डाई मैग्नेटिक हो या पैरामैग्नेटिक होगा, ये डाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे भी बॉन्ड ऑर्डर 1 आया हुआ है और साथ ही जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दे रखा है कि ये जो है ऑर्बिटल जो ना पीयर्ड फील्ड है, यानी हाफ फील्ड नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है, ये पेयर्ड में है। और जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड ऑर्बिटल होता है तो वो डाईमैग्नेटिक नेचर होता है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि ये डाईमैग्नेटिक है। तो ये देखिए O2 प्लस O2 माइनस, ये तीनों ही पैरामैग्नेटिक का था, पैरामैग्नेटिक नेचर का था। लेकिन O22 माइनस ये हमारा डाईमैग्नेटिक नेचर का है, डाईमैग्नेटिक नेचर है इसका, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फिलिंग और जो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हो गया। आगे चलते हैं। ऐसे भी हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का लिखने का तरीका बता रखा हम लोगों ने। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है और साथ ही ये जो स्ट्रक्चर पिक्चर के हिसाब से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें फिलिंग करेंगे तो इसको फिलिंग करने के बाद पता चलेगा कि हाँ डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कैसे आता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हम लोगों ने कर लिया, अगर एक दो करना चाहते हैं तो एक दो और कर लेते हैं। जैसे बताया क्या कि नियोन है, नियोन मॉलिक्यूल देखते हैं एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो नियोन का एटॉमिक नंबर, ये हमारा नियोन है मॉलिक्यूल, ये ले लिया। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, 2 एटम है, ठीक है ना, ये 2 एटम है तो 10 10 करके 10 + 10 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे नियॉन में, ठीक है। अब 20 इलेक्ट्रॉन का जब हम लोग एनर्जी के हिसाब से बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग पे अरेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये तो 8 हो गए। इसी तरह से दे रखा 2p, अगर हम लोग नियॉन को देख रहा था 2px2 2py2, दोनों को बराबर एनर्जी होता ऑलमोस्ट, और 2pz2 ये एनर्जी है, ये तो बॉन्डिंग के हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देखिए 20 18 हो गए यहाँ तक, ठीक है ना। देखो 8 तो ये हो गए, 2 4 6 सॉरी 6 8 10 ये हो गए, अभी 18 हो गए। अब इसके बाद जाएंगे अगले में, तो इसका दे रखा है सिग्मा स्टार 2pz2, ये हमारा इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें सभी भर गया, देखो 2 ये तो 4 यहाँ पे, ये 8 तो ये हो गया, और ये हमने यहाँ तक कर लिया 2py 2pz, ये हमने यहाँ तक कर लिया, और ये भी पूरा भर गया, इसमें भी पूरा भर गया, ये टोटल 20 हो गया। क्योंकि 6 बॉन्डिंग पे होते हैं, 6 एंटी बॉन्डिंग पे 12 इलेक्ट्रॉन और 8 इसमें होते हैं S1 S2 में,
तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। अब अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर में हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे देखिए 2 4 और ये 6, 10 हो गए। तो 10 तो बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग पे कितना, 2 ये 4 और यहाँ पे भी 6 है। तो टोटल 10 ये भी हो गया, तो 10 ये भी है, ठीक है, 1/2। तो ये 0 हो गया। इसका मतलब ये कि नियॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0 है। और हमने बताया था कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो या लेस देन 0 हो तो ऐसे कंडीशन में वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मॉलिक्यूल होता ही नहीं, मॉलिक्यूल बनता ही नहीं। इसका मतलब नियॉन का मॉलिक्यूल नहीं, ये एटम के फॉर्म में ही रहेगा। कितनी बात में अब इतने क्लास करने के बाद अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि कैसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग के डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कैसे उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग बताते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा अगर ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो तो। और साथ ही फ्रैक्शन एंड होल नंबर के हिसाब से डाई मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक भी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉन्ड ऑर्डर तो आता है नॉर्मल होल नंबर में, मगर फिर भी वो पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि वो देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग पे पीरियड में है, ये बॉन्डिंग पे या एंटी बॉन्डिंग पे पीरियड में है या अनपीरियड है। जब अनपीरियड वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हमारा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बता करता, उसी की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी का और उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग ऑर्डर का ख़त्म होता है। अब चलते हम लोग अगला टॉपिक करते हैं जो इस कोर्स के हिसाब से है। अगला दे रखा हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दे रखा है। बॉन्डिंग तो जानती है, मगर अलग अलग टाइप के हम लोगों ने बॉन्डिंग को डिस्कस किया अभी इस चैप्टर में, जैसे कोवलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, ठीक है। इस तरह के बॉन्डिंग को हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दे रखा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा ही वहाँ बनता है जहाँ पे आयनिक कंपाउंड होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, अगर उनका बॉन्ड बनेगा तो वो पोलर कंपाउंड बॉन्ड बनेगा, ठीक है, पोलर कंपाउंड बनेंगे। ऐसे ही बताया क्या कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन भी है, वहाँ पे भी आयनिक कंपाउंड बनता है। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करने की वजह से एक अपोजिट चार्ज मतलब एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो अट्रैक्शन की वजह से वो बॉन्ड बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बोला क्या, एक मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन होता है और वो एक आयनिक कंपाउंड बनाता है और उसकी वजह से एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होता है, तो एक का पॉजिटिव चार्ज, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है, लेकिन उसमें एक जो है ना हाइड्रोजन होता है, उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। अभी ऐसे हम एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं तो समझ में आएगा कि कैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। आमतौर पे देखा गया है कि जो मॉलिक्यूल है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है या फिर H2 वाटर है या अमोनिया है, ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें बहुत ही कॉमनली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड का अगर एक स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या है, फ्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 27 होता है। इसके सेकेंड शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है। मगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में अगर किसी के पास है तो फ्लोरीन का होता है। अब ये जो है ना हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन के पास हम लोग जानते हैं कि
कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींच जाएंगे, और इस तरह से जब ये खींचेगा तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये एक पोलर कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, ये एक पोलर कंपाउंड हो जाएगा, और जब पोलर कंपाउंड होगा तो ये दूसरा अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड कोई है तो उसके अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करेगा। जब वो अट्रैक्ट करेगा तो कैसा होगा वो हम बना के दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं फ्लोरीन है, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज है, और ये जो है ना यहाँ से हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है, तो ये हाइड्रोजन पे ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अब दूसरा जो हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है, एक दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है, तो ये जो है ना फ्लोरीन जो है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इसका जो हाइड्रोजन है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इस पे। अब ये क्या हुआ कि इस फ्लोरीन का हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन का, तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, इस फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे जाके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। ये अपोजिट चार्ज में अट्रैक्ट करेंगे और दोनों मॉलिक्यूल को ये ज्वाइन कर देगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे अगर लेते हैं फ्लोरीन है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसका अपना यहाँ फ्लोरीन है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, और ये हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ा हुआ है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये फ्लोरीन जो नेगेटिव है और इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव जो चार्ज है, कटायन आयन है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जाएंगे, और इस तरह से ये एक दूसरे को जोड़ते चले जाएंगे, चैन की तरह जोड़ लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये बॉन्ड कोई ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन देने लेने हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ये है कि यहाँ अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्ट करते जाएंगे, और उस अट्रैक्शन की वजह से ये एक तरह का बॉन्ड बनेगा। क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ दूसरा एलिमेंट है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही अगर मैं मान लो यहाँ पे अगर हम लोग तीसरा लेते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन है, उधर जगह नहीं दिख रहा है तो हम उधर नहीं बना पा रहे। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये इस तरह से बॉन्ड बनते चला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर। ठीक है, ये लेकिन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन के बीच में यहाँ जो बॉन्ड है ये तो रियल बॉन्ड है, ये वाला जो हार्ड लाइन से दिखाया है ये तो रियल बॉन्ड है, और इसका जो बॉन्ड लेंथ दिया है वो है 109 एंगस्ट्रोम, इसका बॉन्ड लेंथ है जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जो अपोजिट अट्रैक्शन की वजह से एक तरह का बॉन्ड बना है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रोम का बॉन्ड है। ये जो मेन बॉन्ड बना हुआ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो रियल बॉन्ड बना हुआ है, वो उसका बॉन्ड लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रोम, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक अट्रैक्शन बना है, इसका जो लेंथ है 1.55 एंगस्ट्रोम। ठीक है, और इस तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड इस तरह से जुड़ता चला जाता है। ठीक है, ऐसे नेचुरल तौर पे हाइड्रोजन फ्लोराइड एक गैस होता है, ऐसे नेचुरल अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन फ्लोराइड एक गैस होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्रोजन फ्लोराइड एक लिक्विड के फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो कि गैस था, ऐसे मॉलिक्यूल के हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ गैस बट it exists in liquid due to hydrogen bonding, hydrogen bonding।
इतनी बात सुनने, ये हमारा ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जाम्पल हमने बनाया, डायग्राम बनाया, इसे नोट करिए। फिर मैं वाटर का भी बताता हूँ कैसे वाटर में बनता है। अब हम लोग देखते हैं वाटर के अंदर, वाटर का जो है कैसा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे मिलता है। तो वाटर में हम लोग जान है ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये पूरा कंपाउंड है। इसी तरह से दूसरा जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहाँ पे ये दे रखा है ये, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल का ये जो हाइड्रोजन है ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक तरह का बॉन्डिंग बन जाता है ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे अट्रैक्ट करने लगता है, ये भी एक तरह का हमारा बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक। आगे चले हम लोग, ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसके जो दो बॉन्ड है, इसके जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हम लोग यहाँ ले लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो गया, पॉजिटिव चार्ज है ये, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव है। अब ये जो है ना इससे इसको अट्रैक्ट कर लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगता है, और ये जो है ना ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको अट्रैक्ट करने लगता है इस तरह से। ऐसे ही क्या होता है कि सारे ऑक्सीजन, सारे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे ये वाटर है, इसका वाटर का ऑक्सीजन जो है इस तरह से बटा हुआ है, मगर ये वाला जो ऑक्सीजन है इधर से एक मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन का, दूसरे वाला नियर बाई जो मॉलिक्यूल होता है वाटर का उसके एक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसे ही दूसरा जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने लगता है। अगर हम लोग यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो ये जो है इधर से अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगा, ये इसको अट्रैक्ट करने लगा। ऐसे जो है ना एक बिल्कुल चैन के लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा बन जाता है ये। तो यहाँ हर एक वाटर मॉलिक्यूल दो दो, एक ऑक्सीजन दो दो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने लगता है अपोजिट चार्ज की वजह से, और ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसकी वजह से क्या होता है सारे मॉलिक्यूल, वाटर का सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को बांध के रख लेते हैं, डबल डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो वो बांध लेते हैं मॉलिक्यूल। तो जो वाटर गैस के फॉर्म में था या होना चाहिए था वही वाटर लिक्विड के फॉर्म में है। जैसे एक सवाल है कि वाटर जो है हम लोग लेते यूज़ करते हैं ये लिक्विड के फॉर्म में है, तो वाटर लिक्विड के फॉर्म में कैसे होता है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो ये वेपर हो जाएगा। जैसे हम लोग पानी यहाँ पे डाल दें ज़मीन पे तो लिक्विड होगा, लेकिन थोड़ी देर में वही पानी सूख जाता है। कैसे सूख जाता है, क्योंकि उसको जो बाहर से एटमॉस्फेयर से हीट मिलता है, और जब वो हीट मिलता है तो वो एनर्जी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देता है। जब एक वाटर का मॉलिक्यूल का दोनों तीनों जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सब टूट जाते हैं तो वो अब वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है, अब वो गैस के फॉर्म में वेपर में चेंज होता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक वेपर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, तो वो जो पानी सूखता है या भाप में चेंज होता है किसकी वजह से होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टूटने की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि वाटर जो है ना लिक्विड के फॉर्म में क्यों होता है, पानी जो है लिक्विड के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कई सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अटैच करके रखते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, और जिसकी वजह से वो लिक्विड के फॉर्म में चले जाते हैं। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगा तो वही वाटर मॉलिक्यूल वेपर बन जाएगा और गैस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम लोग पानी को ज़मीन पर डालते हैं और वो सूख जाता है, पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, वाई वाटर इज why water is in liquid,
पानी लिक्विड के फॉर्म में क्यों है, ठीक है ना। तो आंसर क्या देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। ये इसका रीजन है, ये नोट कर लिए। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगा तो यही वाटर जो ना वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी बात समझ में आई। तो ये वाटर में देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ऐसे अमोनिया में भी दे रखा है, और अमोनिया का भी स्ट्रक्चर बना देते हैं कि कैसा अमोनिया का स्ट्रक्चर। अमोनिया में देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जो है ना 3 हाइड्रोजन से अटैच हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से ये नेगेटिव चार्ज आता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो बताया क्या कि ये दूसरा एक अमोनिया मान लो ये है, और इसके भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये जो है ना इसके साथ ये इस तरह से बॉन्ड बना लेता है ये, ठीक है। और यहाँ पे भी नाइट्रोजन पीछे से इधर से कनेक्ट हो जाता है, ठीक। ऐसे ही आगे जो जाएंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे ही आगे जाएंगे तो इधर नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ये। तो ऐसे जो है ना नाइट्रोजन जो है नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ इस तरह से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये भी अमोनिया जो ना लिक्विड के फॉर्म में होता है, अमोनिया जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है। जैसे ये बॉन्ड टूटता है अमोनिया गैस बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोगों ने देखा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बनने की वजह से मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट आता है, मॉलिक्यूल में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बनने की वजह से। तो क्या दे रखा है, इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला दे रखा है इसमें, ये तो मॉलिक्यूल एसोसिएट होके, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, एसोसिएशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं आइंस वाले, मॉलिक्यूल एटम्स और मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और उसकी वजह से चेंज इन स्टेट आता है, चेंजेस फ्रॉम गैसवस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। ये जो है जब एसोसिएट होता है तो ये जो गैस में था वही लिक्विड में चेंज हो जाता है। क्या होता है उसके बाद, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट, जब लिक्विड होता है ना तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है ना। और एक तरह का सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी इन पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड डिक्रीजेस, वो इसलिए कि वो सिंगल मॉलिक्यूल बचता नहीं है। जब वो पोलर कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता ना तो वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। और जब वो बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी के लिए उसको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस होने चाहिए जहाँ पे वो जाके फिट हो सके। तो स्मॉल मॉलिक्यूल तो फिट हो जाता है आसानी से, लेकिन जब बड़े मॉलिक्यूल बन जाता है तो वो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है ना इनसफिशिएंट हो जाता है जहाँ पे वो मॉलिक्यूल फिट कर सके। तो सॉल्युबिलिटी जिसकी पहले थी या गैसवस फॉर्म में वो सॉल्युबल हो जाता है, मगर वही जब लिक्विड फॉर्म हो जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है, डिक्रीज करने लगता है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाता है।
और इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता, कंटेंट के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से।